16.3 जो किस पर आधारित है, बेस प्रमेय या बेस थ्योरम पे। ठीक है, हाँ एक चीज, बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो है बहुत सिंपल, बट प्रॉब्लम क्या है, लंबे लंबे क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं। बच्चे सोचते हैं यार ये तो अपने बस की बात नहीं है। तो अच्छे से समझना, और बेस थ्योरम आपको एक चुटकियों में सॉल्व करना सिखाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो देखो बेस थ्योरम, इसमें क्या है, वही जो पहले पढ़ चुके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंध प्रायिकता, उसी का प्रयोग करेंगे। पर यदि दो या दो से अधिक घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बेस प्रमेय। इसका फॉर्मूला क्या है देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, और राइट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अब देखो ये तो जो फॉर्मूला है उससे दो घटनाओं पर आधारित है। इसमें ज्ञात क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, चार चीजें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ऐसे तो मान लो तीन घटनाएं दी गई अलग अलग, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 6 चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। 4 घटनाएं हो तो 8 चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। ये तो ठीक है। अब उसके बाद इन सभी को क्या करना है, ऐसे जोड़ के यहाँ पर हर में लिखना है। दो घटना हो चाहे तीन घटना हो चाहे 4, याद रहेगा ये। अब अगर आपको E1 अपॉन A पूछा है तो E1 वाले पार्ट को ऊपर कॉपी पेस्ट कर लो। अगर आपको E2 अपॉन A पूछा है तो E2 वाले पार्ट को लिख दो। अगर E3 पूछा हो तो जो आगे E3 वाला पार्ट आएगा उसको लिख देंगे। बस इतना सिंपल इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब रही बात E1 A अपॉन E1, E2 A अपॉन E2, ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये भी अपन क्वेश्चन में देख लेंगे। आप एक चीज और, इसमें A जो है वो आपको दिया हुआ होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें A आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के आपको चेक करना A क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें दिया हुआ है दो अलग अलग थैले हैं। पहले थैले में 4 लाल और 4 काले गेंदे हैं, जबकि दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काले गेंदे हैं। यानी कि पहली बात तो अपने को दो अलग अलग थैले देखी। अब सबसे पहले क्या करना है, दो थैलों में से किसी एक का चयन करना है। यानी कि इनको अपन किससे निरूपित करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या हुआ, पहले थैले के चयन की प्रायिकता। जो दो थैले दिए हुए हैं उनमें से पहले थैले के चयन की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, आधी आधी होगी 50-50%। इसी प्रकार दूसरे थैले के चयन की प्रायिकता भी 1/2। तो सबसे पहला काम क्या किया अपने, E1 और E2 ज्ञात किया, यानी कि पहला थैला और दूसरा थैला दोनों में से किसी एक के चयन की प्रायिकता अपने देखी। अब क्वेश्चन में कह रहा है थैला चयन करने के बाद उसमें से क्या निकालेंगे, अपन एक गेंद निकालेंगे जो आपको दिया हुआ है। कैसी है वो गेंद, लाल गेंद। यानी कि A किसको निरूपित कर रहा है, यहाँ पर निकाली गई गेंद कैसी है, लाल गेंद। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E, देखो E1 निरूपित कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, E1 पहले थैले। A किसको डिनोट कर रहा है, निकाली गई गेंद लाल है। तो A1 अपॉन E1, A अपॉन E1 जो है वो किसको डिनोट करेगा, पहले थैले से निकाली गई गेंद कैसी है, लाल। तो देखना पहले थैले में कुल गेंद कितनी है, 8, इनमें से लाल कितनी है, 4। बस आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, A अपॉन E2 का मतलब दूसरे थैले से निकाली गई गेंद कैसी है, लाल। तो दूसरे थैले में कुल गेंद कितनी है, 8, जबकि लाल गेंद कितनी है, 2। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, चारों चीजें आ गई हैं। अब पूछा क्या लास्ट में कि भाई इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो गेंद अपन ने निकाली वो कहां से निकली हो, पहले थैले से। तो पहले थैले को अपन ने क्या माना है, E1, तो आपको प्रायिकता भी किसकी ज्ञात करनी है, E1 अपॉन A। इसका मतलब क्या होगा, निकाली गई लाल गेंद कहां से निकाली अपन ने,
E1 यानी कि पहले के से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो घटनाएं हैं यानी कि इनको आपस में गुणा करके जोड़ दो और जिसकी प्रायिकता पूछी है उस भाग को ऊपर लिख दो। ऐसे फॉर्मूला याद करना है आपको। अब सभी की वैल्यू निकाली हुई है, बस इस फॉर्मूला रखो और सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिफ्थ। देखो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में पहले तो आपको तीन सिक्के दिए होंगे। तीन सिक्के भी बड़े मजेदार है, सभी अलग अलग है। कौन कौन से, सबसे पहला शोले वाला सिक्का, कौन सा, जिसको उछालने पर हमेशा क्या है, चित हेड, ठीक है, जिसके दोनों तरफ क्या है, चित। फिर दूसरा सिक्का ये कैसा दिया हुआ है, अनगिनत सिक्का, थोड़ा डिफेक्टिव भी, जिसमें क्या कह रहा है भाई 75% हमेशा क्या आएगा, चित आएगा। और तीसरा अपना नॉर्मल, सेकंड जो था 1/2 था, तीसरा जो अपना नॉर्मल सिक्का जिसमें हेड पे लाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, आधी आधी 50-50%। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो भाई तीन सिक्के में से किसी एक का चयन करना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या हुआ, पहले सिक्के के चयन की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दूसरे सिक्के के चयन की प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तीसरे सिक्के के चयन की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों में से किसी भी एक सिक्के का चयन करेंगे। तो सभी की प्रायिकता क्या आएगी, 1/3 सिक्के का चयन कर लिया। अब सिक्के का चयन करने के बाद उसको उछालेंगे, तो उछालने पर क्या आया, चित आया। ये आपको दिया हुआ है, ध्यान रखना, और जो चीज दी हुई हो वो क्या होगी, ए। तो सिक्के पर चित आना ये आपको दिया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब क्या हुआ, पहले सिक्के पर चित आना, और आपको पता है पहला सिक्का कैसा है, शोले वाला सिक्का, जब भी उछालेंगे क्या आएगा, हेड आएगा, यानी कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, ए। फिर दूसरा सिक्का जिसमें आपको दिया हुआ है कि हेड हमेशा कितनी बार आएगा, 75% बार, और इसको जब प्रायिकता में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत हटा के 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3/4। और तीसरा अपना नॉर्मल सिक्का जिसको उछालने पर चित और पट आने की प्रायिकता हमेशा क्या रहती है, आधी, 1/2। तो सभी के बारे में हमने ज्ञात कर लिया। अब लास्ट लाइन में क्या कहा आपको, देखो पढ़ना कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो उछाला गया सिक्का है वो कौन सा हो, दोनों तरफ चित वाला सिक्का, यानी कि अपना शोले वाला सिक्का। तो उसको अपन ने क्या माना था, E1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ये आपको ज्ञात करना है। अब डरना नहीं है, ध्यान रखना, फॉर्मूला देख के नहीं डरना है, फॉर्मूला लिखना सिखा दिया मैंने, कैसे लिखेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, बस इन तीनों को नीचे लिख दिया। अब E1 अपॉन A ज्ञात करना है तो E1 वाले को ऊपर छाप दो, E2 अपॉन A ज्ञात करना है तो E2 वाले को ऊपर छाप दो, और अगर E3 अपॉन A पूछा होता तो बस वही काम E3 वाले को ऊपर लिखो। और जैसे फॉर्मूला लिखा वैसे अपन 5 नंबर के हकदार बन गए। क्या करना है, तो बस वैल्यू रखो और उनको सॉल्व करो। ये बेसिक कैलकुलेशन गलत मत करना है, नहीं तो 5 नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेस करने का अपना 9 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है अपने। एमसीक्यू टाइप सभी को पता है, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन। अब उनमें से किसी बच्चे को 3/4 उसमें क्या कर रहा है, कोई स्टूडेंट या तो उसको उत्तर पता है या वो क्या करेगा, तुक्का लगाएगा, अनुमान लगाएगा, गैस करेगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि यदि उसको उत्तर पता है तो उसकी प्रायिकता तो कितनी है, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन के आंसर तो उसको पता है, और पीछे जो 25 क्वेश्चन बचे उसमें क्या करेगा, भगवान का नाम लेगा और टिक लगाएगा, यानी कि गैस करेगा। तो यहाँ पर E1 किसको निर्मित कर रहा है कि उसको आंसर पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये किसको डिनोट करेगा कि वो गैस करेगा। अब प्रोबेबिलिटी दी हुई उसको उत्तर पता होने की कितनी है, 3/4, तो गैस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। अब ये यहाँ पर किसको
डिनोट कर रहा है कि उसका उत्तर कैसा है, सही है, उसका आंसर करेक्ट। तो देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, इसका मतलब क्या हुआ, उसको उत्तर पता है और उसका उत्तर सही है। अब देखो उत्तर पता हो तो उत्तर सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% फिक्स होगी, तो लिख दिया आपने। और आगे ए अपॉन E2 का मतलब क्या हुआ कि यदि वो अनुमान लगा रहा है तो उसके उत्तर सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब सभी को पता है 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई कोई एक सही होगा, तो अगर वो अनुमान लगा के आता है तो उसके उत्तर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। अब लास्ट लाइन जो मेन है जिससे अपने को आंसर लाना है, उसमें क्या कहा आपको, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका उत्तर तो सही है और उसको उत्तर पता था, उत्तर पता था, इसका मतलब E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A जो है वो अपने को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ये तो हमेशा लिखेंगे कहां पर, नीचे हर में। अब E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो E1 वाले भाग को ऊपर लिख दो एज इट इज, E2 की पूछी होती तो E2 वाले को लिख दो, कोई तकलीफ, बस क्या करना है, तो वैल्यू रखो और सॉल्व करो। ये आपकी बेस थ्योरम कंप्लीट। तो ध्यान रखना बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट और बेस थ्योरम सबसे सिंपल। लगी सिंपल, आपको प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो 5 नंबर का क्वेश्चन अपना ये फिक्स है प्रायिकता, या तो पॉइंट 3 बेस में से या पॉइंट 5 प्रायिकता बंटन से, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट 3 के बाद अपन स्टार्ट करेंगे पॉइंट 4 जो किस पर आधारित है, आपके प्रायिकता बंटन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नाम से पता चल रहा है प्रायिकता बंटन, यानी कि प्रायिकता की क्या करनी है, कि सारणी बनानी है, प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कैसे करेंगे देखना यहाँ पर। इसमें सबसे पहले अपने को x दिया होगा जो क्या होता है, यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल, और उसी की प्रायिकताएं अपने को ज्ञात करनी है। जैसे x के अलग अलग भाग जो भी होंगे उनको लिखेंगे अपन x1 x2 x3 so on x और उनकी सभी प्रायिकताओं को निकालेंगे। ध्यान रखना इसमें सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1। तो इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 16.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा आपको, 2 पासों को हमने उछाला, 2 पासों को उछालने पर छित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करो, यानी कि हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो देखना सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 सिक्कों को जब उछालेंगे तो कुल परिणाम आएंगे 4 जो अपने लिख दिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल हेड। अब यहाँ पर यादृच्छिक चर यानी रैंडम वेरिएबल क्या है, x, जो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, किसको निरूपित कर रहा है, चित्तों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करना है। तो देखना जब आपने 2 सिक्कों को उछाला तो हेड या तो आएगा ही नहीं, या एक बार आएगा या 2 बार आएगा, ये होंगे 3। तो लिखेंगे अपन x की वैल्यू 0, 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ, हेड आएगा ही नहीं, हेड एक बार आएगा और हेड 2 बार आएगा। अब इसमें सभी परिणाम अपने पास थे तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसी को देख के कि भाई हेड एक भी बार नहीं आएगा, ऐसा कितनी बार हो रहा है, 1 बार। तो 1 अपॉन टोटल आउटकम, कुल परिणाम कितने हैं, 4। फिर एक बार हेड, ऐसा कहां हो रहा है, इन दोनों में, तो क्या होगा, 2 बट्टा कुल परिणाम है 4। फिर 2 बार हेड, ऐसा कहां हो रहा है, सिर्फ एक जगह, तो 1/4। बस आगे ये प्रायिकता है और इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1। सिंपल एकदम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तीसरे में क्या करना है कि भाई 4 खराब संतरे जो है वो 16 अच्छे संतरों में क्या हो गए, मिक्स हो गए, यानी कुल संतरे कितने हैं भाई, 20। अब इन 20 में से आपने 2 संतरे निकाले, 20 में से कितने संतरे निकाले, 2 संतरे। अब उन 2 संतरों के खराब होने का प्रायिकता बंटन ज्ञात करो, यानी कि x यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल यहां पर किसको डिनोट कर रहा है, खराब संतरे। तो देखना x
बराबर 0 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ? 0 यानी जो दो संतरे निकाले उसमें से एक भी संतरा खराब नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों अच्छे संतरे। एक का मतलब दो में से एक खराब है और दो का मतलब दो में से दोनों ही खराब है। तो इनकी प्रायिकताएं खाली छोड़ी है, तो निकालेंगे यहाँ आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 यानी कि ये वाली है, कैसे निकालेंगे देखो। कुल परिणाम सबसे पहले, कुल कितने संतरे थे? 20, जिनमें से दो संतरे अपन ने निकाले या दो संतरों का अपन ने चयन किया। कॉम्बिनेशन आगे यहाँ पर ध्यान है, ठीक है, क्रमचय संचलन। डरना मत, बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले क्या किया? 20 में से दो संतरे निकाले। अब x बराबर 0 का मतलब एक भी संतरा खराब नहीं है, दोनों के दोनों अच्छे संतरे हैं, यानी कि 4C0। इसका मतलब 4 खराब संतरे थे उसमें से तो एक भी नहीं निकला है, और दोनों के दोनों कहां से निकले हैं? इसे 16 में से। इसको सॉल्व करेंगे और जो भी प्रायिकता आएगी वो यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो इसमें कुल परिणाम तो क्या होंगे? 20C2, यानी कि 20 में से अपने दो संतरे निकाले। अब x बराबर 1 का मतलब एक खराब है और एक अच्छा है, तो 4 में से एक निकाला, खराब आ गया वहां। 16 में से एक निकाला, एक अच्छा भी आ गया, हो गए दो। फिर इसके बाद x बराबर 2 की प्रायिकता निकालनी, इसका मतलब दोनों ही खराब है। तो कुल परिणाम में तो क्या जाएंगे? 20C2 और अनुकूल परिणाम में 4C2। आगे इनटू में आप चाहो तो 16C0 लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मान क्या होता है? a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? एक थैले में 4 सफेद और 3 लाल गेंदे हैं, उनमें से अपन ने 3 गेंदें निकाली और लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो x इसको डिनोट कर रहा है लाल गेंद, तो सबसे पहले x की वैल्यू लिख दी अपन ने 0 1 2 और 3। इनकी प्रायिकता खाली छोड़ी है, अभी याद करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो देखना कुल गेंदें कितनी है? 4 और 3 7। अब 7 में से निकाली कितनी आपने? 3 गेंदें निकाली, तो कुल परिणाम तो नीचे आ रहे हैं 7C3 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 और 7C। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो फिर उसके बाद अनुकूल परिणाम। सबसे पहले क्या है? x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब एक भी लाल गेंद नहीं है, तो चारों की चारों, तीनों की तीनों कैसी है? सफेद, लाल गेंद नहीं। फिर एक लाल है, यानी कि 3C1 और 2 कैसी होगी? सफेद। फिर 2 लाल है, तो 3C2 और 4C1 और फिर तीनों की तीनों लाल है, यानी कि 3C3 और 4C0। ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या? आपको प्रश्न पूछा है। इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आ सकता है ज्यादा, और ऐसे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन जरूर करके जाएंगे। तो देखना इसमें कह रहा है कि किसी भी पासे को उछालने पर प्राप्त जो अंक है उनका आपको प्रसरण ज्ञात करना है। तो देखो पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर x किसको डिनोट कर रहा है? पासे पर प्राप्त अंकों। तो पासे पर प्राप्त अंक कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। फिर उनकी प्रायिकता है, देखो पासे पर 1 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। 2 आने की प्रायिकता 1/6। इसी प्रकार सभी की प्रायिकता कैसी होगी? 1/6। अब x स्क्वायर भी कर लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। x स्क्वायर, ये जो भी मान है x, तो सभी का मैंने क्या कर लिया? स्क्वायर, वर्ग कर लिया। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 लिख दिया अपन ने। 60 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब उसके बाद माध्य या प्रत्याशा मीन कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बराबर समेशन ऑफ EIX
सिग्मा पी आई एक्स है, यानी कि प्रोबेबिलिटी को और एक्स को गुणा करके जोड़ना है। क्या करना है? प्रोबेबिलिटी और एक्स को गुणा करके जोड़ना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6 और 6 इंटू 1/6, जो क्या हो जाएगा 1। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21/6। ये क्या आ गया? आपके माध्य, प्रत्याशा या मीन, जिसको किससे डिनोट करता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो क्या होता है? सिग्मा पी आई एक्स स्क्वायर। क्या होगा? सिग्मा पी आई एक्स स्क्वायर। तो इसमें किसको गुणा करके जोड़ना है? एक्स स्क्वायर और प्रायिकता। किसको? एक्स स्क्वायर और प्रायिकता। तो 1 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 9 इंटू 1/6 प्लस 16 इंटू 1/6 प्लस 25 इंटू 1/6 और प्लस 36 इंटू 1/6। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 91/6, 91/6। अब पूछा आपको प्रश्न, यानी कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है प्रश्न का? वेरिएंस का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कितना है? 91/6 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितनी है? 21/6 और इसका होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 441/36। 36 लसम लेंगे तो 6 होगा, इससे गुणा कितना आएगा? 546। और जब इसमें से घटाओगे तो फाइनल आंसर 105/36 और थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, आप फाइनल आंसर निकालोगे। ठीक है, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज आज के लिए पॉइंट 3 और पॉइंट 4। मजा आया होगा आज की क्लास में, तो वापस प्रैक्टिस करोगे और डाउट नहीं होने चाहिए। लिखे हुए सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिए। मिलते हैं कल लास्ट एक्सरसाइज पॉइंट 5 और मिसलेनियस के साथ। ठीक है, ओके बाय।